अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट के हालात हैं, आपको क्या लग रहा है कि आईएमएफ से लोन मिल चुका है? क्या उसके बाद इसी तरीके से कंट्री चलती रहेगी या कुछ और भी होगा? क्या एनर्जी सेक्टर में आपको लगता है काम होगा, या पाकिस्तान खुद कुछ कमाना शुरू करेगा, या सिर्फ लोन्स पे ही पाकिस्तान चलेगा? जी, मेरी उम्मीद और ख्वाहिश तो ये है कि सिर्फ कर्जों पर मुल्क ना चले, बल्कि हमारे यहाँ एक पायदार तरक्की हो, जिसके नतीजे में लोगों के हालात भी बेहतर हों और मुल्क की जो मुआशी हैसियत है वो भी बेहतर हो। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है। इस वक्त जो पिछले एक साल के जो हालात हैं उसमें आपको कुछ बेहतरी तो नजर आती है, चाहे वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं उसके हवाले से हो, चाहे अफराते ज़र की जो शरह एक साल पहले थी और आज है उसकी बात हो, तो आपको कुछ बेहतरी तो नजर आती है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा आपको 3-350% की जो जीडीपी है उस तक शायद आपको ले जाए, जो कि काफी नहीं है हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है और जो हमारे मसाइल हैं उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी जो मसाइल हैं मईशत के, उसमें इस्लाहात के बगैर, आपकी जो मईशत है उसको डॉक्यूमेंट किए बगैर, डिजिटल इकोनॉमी बनाए बगैर, और जो सबसे बड़े पार्किंग लॉट्स हैं टैक्स चोरी के, उनको खत्म किए बगैर आप जो बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं, रियल स्टेट, होलसेल, रिटेल और ज़राई आमदनी, ये चार बड़े ब्लैक होल्स हैं टैक्स चोरी के। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपको बहुत सारे गवर्नेंस के इस्लाहात की जरूरत है। सिविल सर्विस के सिविल सर्वेंट्स के हवाले से बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है। मीडिया के हवाले से सरकारी और गैर सरकारी मीडिया दोनों में आपको बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है। गवर्नेंस के इस्लाहात की जरूरत है। मकामी हुकूमतों को आइन के आर्टिकल 140A के तहत मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का, और सियासी और इंतजामी तौर पर तो खैर एक हद तक हो ही जाते हैं, लेकिन माशी तौर पर टैक्सेशन के जो पावर्स हैं, जो कि दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में जिनकी मईशत बेहतर है, तो इसके बगैर जो है वो मुआशी तरक्की नहीं होगी। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो उस पे उसके जो इलेक्शन में जिस तरीके से हुआ उस पर सवालात तो हैं, लेकिन मुआशी इस्लाहात हमने उन मुल्कों में भी देखे हैं जहां पर आमरीत थी, तो और जहां पर आमरीत है आज भी, वहां पर भी मुआशी तरक्की हो रही है। तो पाकिस्तान की जो जो अकीलीस हील है वो उसका उसका मुआशी निज़ाम है, उसको बेहतर किए बगैर, उसमें इस्लाहात किए बगैर जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगी। बाकी जहां तक सियासी अफरा तफरी का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में चाहे मजाक में या संजीदगी में ही नवाज शरीफ साहब ने जो कहा ना कि जी हम तो जब से आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि जी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। लेकिन ये सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त बहुत बड़ा मसला बन सकता है अगर लोगों के मुआशी हालात और किसी वजह से लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि लोग जो है वो उस निज़ाम को जिस तरह से है कबूल करने से इनकार कर दें। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई सियासी
عدم استحकाम के इम्कानात हैं, लेकिन अगर ये इस्लाहात जिसका मैंने जिक्र किया बशमूल आईनी इस्लाहात अगर होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुल्क कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन सर जिस मुल्क के हालात ये हों कि वहाँ पर लोगों को जिंदा जला दिया जाता हो, या फिर जैसे कि हमने सियालकोट का वाकया देखा जिसमें श्रीलंकन सिटीजन को मारा गया, जहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा हो, लोग पैसा अपना खुद का पैसा पाकिस्तानी लगाते हुए डरते हो, आपके ख्याल से वहां पर कोई ऐसा आएगा, कोई कंट्री से लोग आएंगे पैसा इन्वेस्ट करने जैसे भारत में जाते हैं? देखें, इंतहा पसंदी बहुत सारे मुल्कों में है और हमारे यहाँ एक उसकी तारीख है। खास तौर पर वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे वाकयात आए हैं, लेकिन 80 के बाद इंतहा पसंदी और ख़ास तौर पर जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो अफ़गान नाम नहाद जिहाद था, उसके बाद इस तरह के मामलात ज़रूर हुए हैं। लेकिन बात यह है कि इंतहा पसंदी, मज़हबी मुनाफ़रत और जो कम्युनल राइट्स हैं, वो इस पूरे खित्ते की तारीख है, भारत समेत। भारत में आज भी होते हैं, बहुत सारी रियासतों में हुए हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर तमाम लोग जो है वो फ़िरका परस्त हैं। तो हमारे यहाँ जब रियासत अपनी रिट इस्तेमाल करेगी और जो आइन के अंदर जो कम से कम जो हुकूक हैं, वो लोगों को मिलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन सर चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों कंफ्यूज लगते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा कि सारा इल्ज़ाम पीटीआई पे लगा दें या क्या करें। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो भी ऐसी हालत में कि लगता है जैसे आज गवर्नमेंट है कल नहीं होगी। ये जो हालत है इन लोगों की, आपके ख्याल से ये कब सही होगी या मुल्क इसी तरह से चलेगा? मेरे ख्याल में जो मेरी समझ बूझ है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, न एस्टेब्लिशमेंट में न हुकूमत में। हुकूमत वाले खुश हैं कि जिस तरीके के हालात हैं उनको कोई अपोजिशन सही मानों में मौजूद नहीं है उनके लिए, न सिर्फ पार्लियामान के अंदर बल्कि पार्लियामान के बाहर भी। तो इस वजह से फिलहाल तो उनके लिए एक इजी राइड है, लेकिन ये इजी राइड उस वक्त तक है जब तक जो मौजूदा जो निस्बतन जो मुआशी इस्तेहकाम है वो मुआशी तरक्की की तरफ जाए और इस्लाहात की तरफ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो न हुकूमत संभाल सकती है न एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन सर केपी के और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है कि पुलिस जो है वो भी प्रोटेस्ट में बैठी है और वो कह रहे हैं कि फौज से कि वो वहां से निकल जाएं। वो कहते हैं हम देख लेंगे और टेररिस्ट देख लेंगे। साथ साथ अफगान बॉर्डर पे जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। इसका कोई हल है या इसी तरीके से अटैक चलते रहेंगे टीटीपी के? देखिए, बलूचिस्तान पे मैं आता हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो आपने पुलिस वाली जो मिसाल दी, ये जो पिछले 13-14 साल से जो पीटीआई की सरकार बैठी है, ये उसकी शदीद तरीन नाकामी है। न उन्होंने उनकी जरूरियात पूरी की, न उनको तरबियत दी, न काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत किया, न इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों को मजबूत किया। कर्जों पे कर्जे लेते गए, नाकाम से नाकाम प्रोजेक्ट चलाते रहे बशमूल बीआरटी के। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि जो जिन अजला का इंजमाम हुआ फाटा का, वहां पर आज भी जो है वो रियासत के जो इदारे हैं वो मौसर नहीं है। और जो दहशतगर्दी है वो बड़ी है 15 अगस्त 2021 के बाद, अफगान तालिबान के आने के बाद, क्योंकि वो उन्होंने वहां पर महफूज पनाहगाहें दी हुई हैं टीटीपी को, और किसी तौर पे भी वो उनसे हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है और न वो हाथ उठाएंगे। तो ये एक तरह की जो सूरत हाल है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमारी रियासत और हमारी हुकूमतें तैयार थी। खान साहब जो है वो तो सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि ये तो मैंने बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया। और जो फैज हमीद वहां पर गए थे सरीना में जो चाय पीने, तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो है वो वाकई खराब है।
اور جو موجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی جو تسلسل ہے پچھلے 13-14 سالوں سے، ان کی نیت بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی بہتری کرے. تو یہ کس طرح سے چلے گا، میں خود اس انتظار میں ہوں، کیونکہ یہ معاملات خیبر پختونخوا کے جوں کا توں چلنے والے نہیں ہیں. بلوچستان کی جو بات ہے وہ ایک پرانا مسئلہ ہے اور وہ مختلف طرح کا مسئلہ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ سارے جو تضادات ہیں اس میں آپ کو تمام اپنے حربے جو ہے وہ استعمال کرنے ہوں گے، صرف انتظامی نہیں، اس میں سیاسی ڈائلاگ خاص طور پر بلوچستان میں آپ کو کرنے پڑیں گے. سر پاکستان کے جتنے بھی نیبرز ہیں، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، چائنا کو چھوڑ کے، چائنا بھی ویسے تھوڑا بہت ناراض ہی ہے، تو ہر کوئی پاکستان سے ناراض ہے. کسی کی بھی پاکستان سے نہیں بن رہی، کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہمارے اندر ہی ہوگی نا، ورنہ ہمارے سارے پڑوسی ناراض کیوں ہو گئے ہیں آپ کے خیال سے؟ بھارت کے ساتھ ہم کیوں نہیں بات کر پا رہے جبکہ ساری دنیا اس وقت بھارت کے ساتھ جڑنے کو تیار ہے؟ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. بھارت کے بہت مسائل ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے سال سے جب سے مالدیپ میں الیکشنز ہوئے ہیں تو جو موجودہ جو صدر ہیں اور وہاں پر جو حکمران جماعت ہے وہ کسی طور پہ بھی بھارت کے جو رول ہے اس کو پسند نہیں کرتے. میرے خیال میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی فوجیں جو ہے وہ نکال دیں. بنگلہ دیش 15 سال سے بھارت کے ساتھ ان کے بہت شیر و شکر تعلقات تھے، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کے حالات ہیں. اسی طرح سے شری لنکا کے اندر جو نئی حکومت آئی ہے، جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں، جو مارکسسٹ صدر جن کو کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کے تعلقات نہیں ہوں گے مستقبل قریب میں. اسی طرح سے نیپال کے ساتھ بھی تعلقات کی جو اونچ نیچ ہے وہ رہتی ہے. بھارت کے چین کے ساتھ 62 سے جھگڑے ہیں. تو یہ پاکستان اور بھارت کے یہ مسائل ہیں. افغانستان کے ساتھ آج کل ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ایران کے ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سال جنوری میں جو کچھ ہوا تھا وہ چند دن کے بعد حالات جو ہے وہ معمول پر آ گئے تھے. تو خارجہ پالیسی ہمارا اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا ہے، اپنی جو معاشی بنیادیں ہیں ان کو بہتر کرنے کا ہے. لیکن سر یہ کرے گا کون؟ ہم ہر چیز میں تو ریلیجن لے آتے ہیں. اگر عمران خان کی میں کوئی فین نہیں ہوں، لیکن جس وقت عمران خان آئے تھے تو انہوں نے ایک اکانومسٹ یا کہہ لیجیے کہ جو ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے ان کو رکھا بھی تھا اور ان کو احمدیہ ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا. یہ کب تک چلے گا کہ ہم ریلیجن بیس پہ ہی لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے، پھر چاہے ان میں قابلیت ہو یا نہ ہو؟ میرے خیال میں پاکستانی جو ہے وہ جو شہریت ہے یہ ایک قومی ریاست کے طور پر اگر ہم اس کو لیں گے اور تمام شہریوں کو برابر کے حقوق بھی دیں گے اور ان کو جج کریں گے ان کے کام پر، ان کی صلاحیت پر، تبھی یہ ملک آگے چلے گا. جو دوسرے جتنے بھی نظریات ہیں ان کی بنیاد پر جب آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو ملک جو ہے وہ افراتفری کا ہی شکار ہوگا، وہ ترقی کی منزل پر نہیں جائے گا. بالکل ایسے ہی. لیکن سر لاسٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ بین لگا رکھا ہے، آپ وی پی این کے بغیر ٹویٹر یا ایکس استعمال نہیں کر سکتے. یہ ڈر خوف کب تک رہے گا ان لوگوں کے اندر، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو؟ دیکھیں سوشل میڈیا سے بہت ساری ریاستیں ڈری ہوئی ہیں. پاکستان تو خیر اس کے مسائل بہت شدید ہیں اور پاکستان کے اندر جو نفرت کے جو کارخانے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بالکل موجود ہیں. فیس بک پہ بھی ہیں، ٹویٹر پر زیادہ ہیں. تو یہ مسائل تو ہیں. ہم ابھی تک جو ہے وہ اس سے ٹھیک طریقے سے نبرد آزما نہیں ہو سکے، لیکن بہت ساری سوشل میڈیا ایپس دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پابندی ہے. بھارت میں ٹک ٹاک بین ہے. چین کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ان کی تو سوشل میڈیا ہے ہی اپنی. اسی طریقے سے یورپ کے اندر بہت سارے جو سوشل میڈیا ایپس پہ جرمانے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے مناسب قانون نہیں کریں گے اور کوئی بھی آدمی ان نون آئیڈینٹی کے ساتھ نفرت اور افراتفری پھیلا سکے گا،
उस हवाले से आपको कुछ न कुछ जो है वो कड़े इक़दामात करने पड़ेंगे। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों को इज़हार राय की आज़ादी से महरूम करें, लेकिन फ़साद फैलाने की और शोरिश फैलाने की, तशद्दुद फैलाने की, किसी भी नाम पे, मज़हब के नाम पे हो, किसी फ़िरके के नाम पे हो, इसकी इजाज़त जो है, वो दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़म मुल्क में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर हम यही दुआ करते हैं कि कुछ हालात पाकिस्तान के बेहतर हो जाएँ, इसलिए कि जो इकोनॉमी की हालत है, उस वजह से फॉरेन पॉलिसी या किसी भी चीज़ में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस किसी भी कंट्री में हम नहीं देख रहे, और ये यकीनन एक अफ़सोस की बात है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।